एक तरफ लोगों की आसियाने टूट रहे थे तो दूसरी तरफ उनके सपने। इन सपने और आसियानों के बीच लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। लोग काफी परेशान भी है, लोग काफी नाराज भी है, लोग काफी दुखी भी है। ये जो लोगों का दुख है ये वर्तमान का है या फिर भविष्य का? प्रश्न इसलिए उठता है साथियों, अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाले भविष्य में ये खूबसूरत पहाड़ नहीं बचेंगे, ये खूबसूरत जगह नहीं बचेगी, ये खूबसूरत स्थान नहीं बचेगा। यूं ही घर से निकलने की जरूरत क्या थी? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या थी? पता है कि बाहर की हवा बहुत कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या थी? हाय एवरीवन, मैं हूं प्रेम सैनी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट ऑन जोशीमठ ऑन विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे जगह की, ऐसे स्थान की जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर बना हुआ है। भारत के उत्तर में स्थित जो स्थान जिसका नाम है जोशीमठ, जिसको ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक के साथ साथ ये पर्यटन के स्थान से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान रखती है। साथियों, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, ज्योतिर्मठ या फिर जोशीमठ, ये कहां पर स्थित है? यहां पर जो आपदा फिलहाल आई हुई है, यहां पर किस वजह से आई हुई है? यहां पर जमीनें धस रही है, घरों के अंदर दरारें आ गई है, 700-800 से अधिक घरों को यहां पर खाली करवा दिया गया है और हजारों लोग यहां पर सदमे में है, शंका में है, किसी भी समय उनका भी घर के अंदर दरार आ सकती है, उनका भी घर कभी भी ढह सकता है, यानी कि गिर सकता है। ये जो त्रासदी आई हुई है, इसका पीछे क्या कारण हो सकते हैं? किसी भी आपदा के आने के दो कारण होते हैं। एक तो उसका प्राकृतिक कारण, उसकी भौगोलिक जो ज्योग्राफिकली जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा मानवीय कारण। दोनों कारण महत्वपूर्ण है, दोनों की वजह से ऐसा चीजें होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसे ज्योग्राफिकली किस तरीके से, किस प्रकार का जो क्षेत्र है और किस चीज के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें होने की जो संभावना है वो रहती है। सबसे पहले हम ज्योग्राफिकली इस चीज को, इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि मानव के द्वारा जितने भी यहाँ पर कुछ कार्य किए गए हैं। हम बात करेंगे कि मिश्रा रिपोर्ट ने क्या कहा, 2013 की रवि चोपड़ा रिपोर्ट ने क्या कहा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी उन्होंने क्या कहा, हाल ही में इसरो की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने क्या कहा। इसरो की रिपोर्ट वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट से उनको हटा दिया गया है। ये सरकारों का जो काम है, उनका काम वो अपने तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, सरकार ने उनको हटवा दिया है। इसके पीछे भी क्या कारण रहा होगा, वो तमाम चीजों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जियोग्राफिकली सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। आज बात कर रहे हैं हम लोग जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। ये भारत की उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। ये कहां पे स्थित है साथियों? ये भारत की उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। यहाँ पर ये जो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। हमारी उत्तराखंड की जो सीमा है वो लगती किसके साथ में? हमारी जो उत्तराखंड की सीमा है ये लगती है चाइना के साथ में, यानी कि चीन के साथ में। किसके साथ में लगती है? चीन के साथ में भी लगती है। इसलिए ये जगह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो आपदा आना तो हमारे सैनिकों के लिए भी खतरा है। वहां के रास्ते एकदम क्लियर होने चाहिए। इसलिए ये जगह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन के हिसाब से भी, हमारी सीमा रेखा के हिसाब से भी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। यहाँ पर मिलिट्री के बैरक को लगे हुए, यानी कि जगह जगह पर यहाँ पर बैरक यानी कि सैनिक छावनियां बैठी हुई है, उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जगह हमारे लिए। तो पढ़ते आज इसको ज्योतिर्मठ या जोशीमठ के बारे में। ज्योतिर्मठ या जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है साथियों? इस चमोली जिले के अंदर स्थित है। क्या नाम है? ज्योतिर्मठ या फिर जोशीमठ। और इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं उसको समझते हैं। अगर आप ज्योतिर्मठ या जोशीमठ पढ़ते हैं तो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? जोशीमठ को। क्यों कहते हैं वो भी पढ़ेंगे। अगर आप ज्योतिर्मठ से यानी कि जोशीमठ से अगर आप फूलों की घाटी जाना चाहते हैं, अगर आप बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं या हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं, जो सिखों का पवित्र स्थल है हेमकुंड साहिब, अगर वहां पे भी जाना चाहते हैं तो आपको जो रास्ता मिलेगा वो ज्योतिर्मठ पहले आएगा, उसके बाद ये सारी जगह आएंगी। इसलिए बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? जोशीमठ को। इसके अलावा आप अगर ओली की तरफ जाते हैं,
यहाँ पर ओली रोपवे बन रहा है, यहाँ पे भी जो जमीन जो धंसने का जो खतरा है यहाँ पे भी बना हुआ है, लैंड स्लाइडिंग का खतरा यहाँ पर भी बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो ओली रोपवे बन रहा है हाल फिलहाल में, उसको भी यहाँ पर प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। ओली को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, ये पर्यटन स्पॉट है एक तरह का, बहुत ज्यादा फेमस है। ये भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो ओली को कहते हैं। आप याद रखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ, इस बात को हम लोग इसी के अंदर समझ लेते हैं। ज्योतिर्मठ या फिर जोशीमठ, इसको पढ़ते हैं तो हमें धौली गंगा, अलकनंदा नदियों को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के किनारों पर बसा हुआ है जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। इसके अलावा भारत के उत्तर में स्थित है कौन सा? जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। ये उत्तराखंड राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आने वाला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर हम जो 2-3 चीजें पढ़ते हैं, सबसे जो ऊपर वाली हिस्सा है उसको बोलते हैं क्या? काराकोरम श्रेणी। फिर पढ़ते हैं हम लोग वृहद हिमालय, फिर पढ़ते हैं हम लोग मध्यम हिमालय, फिर पढ़ते हैं हम लोग शिवालय। इन हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है हमारा उत्तराखंड राज्य, और उत्तराखंड राज्य के अंदर ये जो चमोली जिला ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि कुछ लाखों सालों पहले ही इसका निर्माण हुआ है। और कहा जाता है कि इसका निर्माण आज भी हो रहा है। कुछ सालों के अंदर इसके हिमालय की जो ऊंचाई है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। इसका क्या कारण है, ज्योग्राफिकली हम लोग इसको समझेंगे। तो ये जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर क्या है, ये भी कहां पे आया हुआ? हिमालयन पर्वत श्रृंखला के अंदर आया हुआ है, यानी कि ये भी एक सेंसिटिव जोन के अंदर आता है, इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता हुआ है। बढ़ते साथ ही इसके आगे, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। वो क्या है? सबसे पहले हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, इसको समझने से पहले हमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझना पड़ेगा। वेगनर साहब का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है, उसके बारे में समझते हैं। महाद्वीपीय सिद्धांत, वेगनर साहब ने कहा कि एक ये पृथ्वी है और इसके अंदर एक पेंजिया, यानी कि जो स्थल वाला भाग था उसको कहते थे पेंजिया, कि ये पेंजिया टूटा और इसके 2 भाग बने। क्या बन गए? 2 भाग बने। एक तो बना अंगारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। क्या बना? एक अंगारा लैंड बना, दूसरा गोंडवाना लैंड बना। और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड 2 भाग टूट के अलग हो गए। अब ये दोनों भाग अलग हो गए, तो इनके बीच में ये जो जगह बची, यहाँ पर पानी आकर इकट्ठा हो गया और लाखों वर्षों तक ये जो पानी है, जो बीच का जो जगह है, यहाँ पर इन पहाड़ यानी कि अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है, यहाँ से नदियों के द्वारा यहाँ पर जो पानी लाया गया, इन पानी के साथ में कंकड़, पत्थर, मलबे, ये तमाम चीजें लेके आई गई। और इन मलबों के यहाँ इकट्ठा होने से ये जो टेथिस सागर था, इनके बीच के जो सागर का क्या नाम दिया गया था? टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया था? टेथिस सागर। और टेथिस सागर के अंदर धीरे धीरे लाखों वर्षों के अंदर मलबा आता गया। यहाँ पर मलबा इकट्ठा होते होते यहाँ पर एक पहाड़ का निर्माण हो गया और वहां पर आज हिमालयन पर्वत श्रृंखला बनी गई। क्या कहते हैं? टेथिस सागर के अवशेषों के ऊपर या जो मलबे इकट्ठे हुए, इनके ऊपर, टेथिस सागर के ऊपर जो मलबे इकट्ठे हुए, इनकी वजह से हिमालयन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसलिए इसको नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जब भी हम लोग कहीं पे भी नदी के अंदर, जब भी नदी चलती है और वहां पे हम लोग रेतों के छोटे छोटे टीले देखते हैं किसी भी प्रकार का, उसके अंदर एक स्लोप होता है, तो इसी प्रकार से यह वलित होता है। इस वलित पर्वत के अंदर भी यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति हुई। इन लाखों वर्षों के अंदर यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण हो गया, यानी कि यहाँ पर हिमालय वलित पर्वत का एक महान निर्माण हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और सिद्धांत बहुत ज्यादा फेमस है, वो है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, यानी कि आधुनिक सिद्धांत कहते हैं जिसको क्या कहते हैं? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि अगर ये पृथ्वी है, क्या है? इस पृथ्वी के ऊपर 7 प्लेटें हैं। क्या कितनी प्लेटें हैं? 7 प्लेटें हैं। ये जो 7 प्लेटें हैं, एक मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, यानी कि 7 प्लेटों का मतलब होगी कि 7 महाद्वीप है और ये 7 के 7 महाद्वीप किसी मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं। तो इस प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहता है कि एशिया की प्लेट और यूरोप की प्लेट दोनों पास पास में है। एशिया की प्लेट और यूरोप की प्लेट दोनों पास पास में है। एक तरफ है इंडियन प्लेट। क्या है? एक तरफ है इंडियन प्लेट, एक तरफ है एशिया और यूरोप की प्लेट, दोनों पास पास में है। इन दोनों प्लेटों को एक साथ में कहते हैं यूरेशिया प्लेट। क्या कहते हैं साथियों? इसको यूरेशिया प्लेट कहते हैं। अब एशिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये समझ लीजिए कि ये जो वाली प्लेट है इसको बोलते हैं ये यूरेशिया प्लेट है
और ये वाली है इंडियन प्लेट। क्या है साथियों? इंडियन प्लेट। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये दोनों प्लेटें आपस में पास पास में आ रही है, क्या कर रही है, ये दोनों प्लेटें अपने पास पास में आ रही है, तो जितनी भी मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, चाहे भी कुछ भी है, तो वहां पे वो फोल्ड हो रहा है। अगर हम छोटे छोटे दो पत्थर भी लें, छोटे या बड़े वैसे भी पत्थर लें, अगर दोनों को अगर हम लोग पास में लेके आते हैं तो यहाँ पर कुछ जितना भी वहां पर रेत होती है, मलबा होता है, वो फोल्ड होता होता एक पहाड़ का यानी कि एक भाग ले लेगा। आप बात को समझिए कि नहीं समझे? इसी प्रकार से ये दोनों प्लेटें भी क्या कर रही है, पास पास में आ रही है। जैसे जैसे ये पास में आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर मलबा इकट्ठा होता जा रहा है और इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर ये जो इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट को अपनी ओर की ओर जा रही है। कहां पे जा रही है? ये जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में क्या बहुत नजदीक आती जा रही है, यानी इसके अंदर हलचल हो रही है। इसकी वजह से इन पहाड़ों का जो निर्माण है आज भी जारी है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत एक नवीनतम उल्लिख पर्वत है और इसका निर्माण आज भी हो रहा है। तो ये जो प्लेटें आपस में टकराती है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ हलचल होती है, तो यहाँ पर भूस्खलन, भूकंप का आना एक नॉर्मल सी बात है, और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का होना एक नॉर्मल सी बात है। इस वजह से यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती है। यानी कि जोशीमठ या ज्योतिर्मठ ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो हलचल है, या जब भूस्खलन होता है, या चाहे लैंड स्लाइडिंग होती है, तो इसकी हलचल की वजह से भी होता है, ये एक प्राकृतिक कारण हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा भी क्या चीजें हैं यहाँ पे, उस बात को समझिए। इसके अलावा कहा जाता है कि जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, ये जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, ये पैराग्लेशियर जोन के अंदर आता है हमारा जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। जो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ है, इनकी जो ऊंचाई है जो हिमालय पर्वत के लगभग पास में है, और हिमालय पर्वत के पास में होने की वजह से इनको कहा था पैराग्लेशियर जोन। क्या कहा जाता है? ये पहला पैराग्लेशियर जोन के अंदर आता है कौन? हमारा जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। इसका मतलब ये होता है जो भी चीज अगर पैराग्लेशियर जोन के अंदर आती है या पैराग्लेशियर विंटर स्नो लाइन के जोन में आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जगह बहुत साल पहले यहाँ पर ग्लेशियर थे, अब वहां पर ग्लेशियर पिघल चुके हैं, और वहां पर जो मलबा और पहाड़ बच गए हैं उसको कहते हैं मोरेल पर्वत। क्या कहा जाता है? मोरेल पर्वत। मेरी बात को सिंपल भाषा के अंदर समझिए। जो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ है, ये किसके अंदर आया? पैराग्लेशियर जोन या विंटर स्नो लाइन के अंदर आता है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बराबर के अंदर ऊंचाई के अंदर होता है लगभग, और उसको कहते हैं पैराग्लेशियर जोन विंटर स्नो लाइन के अंदर। और वो स्नो लाइन के अंदर जो भी जगह आती है, तो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ वो भी स्नो लाइन के हिमालयन पैराग्लेशियर जोन के अंदर आता है। तो इस पैराग्लेशियर जोन के अंदर आने का मतलब है कि यहाँ पर पहले ग्लेशियर थे, और लाखों वर्षों से यानी कि हजारों वर्षों पहले यहाँ पर ग्लेशियर पिघल चुके हैं और उनका मलबा बचा हुआ है, और इस मलबे के वजह से जो ये पहाड़ बने हुए उसको कहते हैं मोरेल पर्वत। क्या कहा जाता है? मोरेल पर्वत। और मोरेल पर्वत की एक खास बात है कि एक्सपर्ट यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो मोरेल पर्वत है, एक समय के बाद उनका खिसकना तय होता है। उनका क्या कहना है? एक समय के बाद उनका खिसकना तय होता है। इस वजह से ये जो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ है, यह पैराग्लेशियर जोन के अंदर आता है, ये मोरेल पर्वत पर बसा हुआ क्षेत्र है, इस वजह से ये खिसक रहा है। इस वजह से भी यहाँ पर जो आपदा फिलहाल में आई हुई है, ये कारण इसका ये भी है, इसका जियोग्राफिकली ये कारण ये भी बनता है। दो तीन बातें समझ ली। एक महाद्वीपीय सिद्धांत क्या कहता है कि भाई यहाँ पे 33 सागर था, 33 सागर के ऊपर क्या हिमालय पर्वत बना हुआ है, और हिमालय पर्वत बना हुआ है यहाँ पर क्या ये नवीनतम उल्लिख पर्वत है, इसलिए यहाँ पर कुछ चीजें भूस्खलन वगैरह आते रहते हैं। ठीक है। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहता है कि इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट के साथ क्या करती है? टकराव करती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचलें होती रहती है, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग जैसी स्थितियां बनी हुई होती रहती है। तीसरा कारण हमने यह पढ़ा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बराबर श्रेणी के अंदर बना हुआ कौन है? जोशीमठ। जोशीमठ इस वजह से पैराग्लेशियर जोन के अंदर आता है। यहाँ पर क्या है? मोरेल पहाड़ बन गए हैं। ठीक है। और मोरेल पर्वत बनने की वजह से यहाँ पर क्या है? इसका तय होता है कुछ वर्षों के बाद में यहाँ पर उसका खिसकना तय होता है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। इस वजह से यहाँ पर जो स्थितियां हैं, घरों के अंदर दरारें हैं, जमीन का धंसना है, ये किस वजह से हुआ है? ये मोरेल पहाड़ों की वजह से हुआ है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई हो। देखिए, जब भी आप ज्योतिर्मठ या जोशीमठ जाओगे, किसके अंदर? बद्रीनाथ। तो किसके? इसके रास्ते में पड़ेगा फिर बद्रीनाथ।
कहा जाता है कि बद्रीनाथ और जोशीमठ की कहानी बता देता हूं। जिस समय जाड़े के दिनों में कि सर्दियों के मौसम में जिस समय बद्रीनाथ का मंदिर बंद हो जाता है, बद्रीनाथ का कपाट बंद हो जाने के बर्फ से पूरा मंदिर ढक जाता है, उस समय भगवान विष्णु जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के अंदर विश्राम करते हैं। यहाँ पर उसका पूजा अर्चना होती है। कहाँ पे? नरसिंह मंदिर के अंदर। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना, जो नरसिंह मंदिर की जो स्थापना है, आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी, हिरण्यकश्यप की कहानी से यहाँ पर रिलेट किया जाता है कि जिस समय भगवान होलिका का जो हिरण्यकश्यप, राजा हिरण्यकश्यप का जो यहाँ पर आतंक बढ़ गया था, भगवान के जो भक्त थे प्रहलाद, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो, यहाँ की प्रजा को सुखी करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। उस वजह से यहाँ पर नरसिंह भगवान का जो मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर भगवान जाड़े के दिनों की, सर्दियों के दिनों के भगवान विष्णु यहाँ पर विश्राम करते हैं। ये बात तो आप लोगों ने ये कहानी सुनी हुई होगी। और दूसरी बात ये है यहाँ पर जो स्थापना, जो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ की जो स्थापना है, वो किसने की थी? आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई। कितने? 4 मठों की स्थापना की गई। दक्षिण के अंदर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, पश्चिम के अंदर उन्होंने द्वारिका गुजरात के अंदर किस मठ की स्थापना की? शारदा मठ की स्थापना की। किसकी? शारदा मठ की स्थापना। और पूर्व दिशा के अंदर, पूरी उड़ीसा के अंदर उन्होंने किस मठ की स्थापना की? तो गोवर्धन मठ की स्थापना की। और उत्तर दिशा के अंदर जोशी मठ की इन्होंने स्थापना की। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता अपना स्थान। इसके अलावा भी यहाँ पे अगर आप जोशीमठ से बद्रीनाथ जाते हैं, फूलों की घाटी है ये हेमकुंड साहिब है जो आपको चित्र के अंदर दिखाया जा रहा है। ये हेमकुंड साहिब सिखों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, ये अभी फिलहाल ओली रोपवे बन रहा है, लेकिन इस वजह अभी जो यहाँ पर जो खतरा बना हुआ है, इस वजह से इसको रोपवे को भी रोक दिया गया है। ओली को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस समय यहाँ पर जो जोशीमठ के अंदर 800 घरों के अंदर इस समय दरारें आ चुकी है। कितने? 800 घरों के अंदर इस प्रकार की जो दरारें आ चुकी है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर कितनी भयंकर है। अगर आप किसी जगह पर रहते हो, आप चाहे किराए के मकान के अंदर भी रहते हो, अगर कुछ छोटी बड़ी भी प्रॉब्लम आती है घर के अंदर, तो अपना कितना दिल दुखता है। लेकिन यहाँ पे तो इतने हजारों घरों के अंदर आने लग गई है, सैकड़ों घरों के अंदर इस प्रकार की जो स्थितियां बनी हुई है। और सैकड़ों लोग, हजारों लोग तो यहाँ पर दहशत के अंदर है कि उनके घर के अंदर भी किसी भी समय दरार आ सकती है, उनका घर रिस सकता है, घरों के अंदर पानी आ सकता है। ये इस प्रकार की दरारें आ गई हैं। अपने अपने घरों का अपना अपना लगाव होता है। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के किनारे बसा हुआ शहर है। इसके अलावा ये धौलीगंगा है। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान जो संस्थान है, इनका क्या कहना है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार उन्होंने कहा कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इनके अंदर आया है जोशीमठ। जोशीमठ की जो ऊंचाई के वाले इलाके, यहाँ पर पहले ग्लेशियर थे, ग्लेशियर के मलबों के ऊपर ये बसा हुआ शहर है। और ये इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। यानी कि इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर, इनके अनुसार यहाँ पर भारी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए नहीं निकाला जाना चाहिए, बड़े पत्थरों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर इन सारी बातों को दरकिनार किया गया है। इसके अलावा ये है आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। देखिए, उत्तर में जोशीमठ या ज्योतिर्मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ, पश्चिम के अंदर शारदा मठ और दक्कन निकाचपुरम के अंदर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य ने। वर्ष 2013 के अंदर केदारनाथ के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। यहाँ पर क्या है? रिफ्ट घाटियां हैं। जो ये इलाका है, चमोली जिले के अंदर जो ये सारा इलाका बना हुआ है, यहाँ पर क्या है? सारी घाटियां रिफ्ट घाटियां, वी आकार की जो घाटियां है, यहाँ पर जो भी ग्लेशियर टूटता है, तो छोटे छोटे ग्लेशियर भी टूटते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर को तोड़ देते हैं और गिरा देते हैं, जिस वजह से यहाँ का पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत भारी बारिश भी हुई थी उस समय 2013 के अंदर। और 2013 के अंदर हजारों लोग यहाँ पे मौत के घाट उतार दिए गए। मौत आ गई, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था। क्योंकि यहाँ पे रिफ्ट घाटियां, और रिफ्ट घाटियों के अंदर पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर रवि चोपड़ा कमेटी बनाई थी, और रवि चोपड़ा कमेटी ने भी यही कहा कि ये एक इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर भारी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को न निकाला जाए। इस प्रकार की पहाड़ बसा हुआ है,
ये किसी मोरेल पर्वत पर बसा हुआ है और ये इसके अंदर एक समय के बाद में इसका जमीन के अंदर धंसने की संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन भी है। यहाँ पर बड़े कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं किया जाए, बड़ी सुरंगें नहीं बनाई जाए, यहाँ पर डैम नहीं बनाया जाए, क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन है, इसको खतरा बना रहता है। ये आज से 46 वर्ष पहले भी ये घटना हमें पता थी, लेकिन सरकारों ने यहाँ पर उन बातों को नहीं माना, यहाँ पर उन बातों को दरकिनार कर दिया गया था। और भी बातें इसके अंदर समझिए आप लोग। इसरो की रिपोर्ट हाल ही में अंदर आई थी। इसरो ने कहा कि अगस्त 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इस क्षेत्र के अंदर 9 सेंटीमीटर का खिसकाव आया था। 9 सेंटीमीटर जमीन धंस गई थी। और उसके बाद में 26 दिसंबर 2022 से 8 दिसंबर 2023 तक, 8 जनवरी 2023 तक उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर का जो धंसाव हुआ, इस वजह से बहुत सारे घरों के अंदर क्या आ गई है, दरारें आ गई है। और दूसरा कारण एक और भी बताया जा रहा है कि वर्ष यहाँ पर 2021 से थोड़े थोड़े दरारें घरों के अंदर आना शुरू हो गई थी। 2021 के अंदर यहाँ पर भारी बारिश हुई थी और वहां पर बहुत सारा पानी वहां पर बह गया था। वहां पर डैम वगैरह बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, डैम वगैरह को। वहां विष्णु गंगा पावर प्रोजेक्ट हो चाहे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट हो, वहां पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उनको। तो इस वजह से भी वहां पे क्या 2021 से ही यहाँ पे स्थितियां भयानक होती चली गई, लेकिन लोगों ने वहां पर, सरकार ने बिल्कुल वहां पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज 700 से 800 घरों के अंदर ये दरारें सामने आई है। लोग बेघर हो गए हैं, लोगों को खतरा है अपने जीवन जीने का भी। यहाँ पर इस समय इसरो ने भी अपनी रिपोर्ट वापस हटा ली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। आप अगर खोजने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पता नहीं है, एक सरकारों के द्वारा ये हमेशा सवाल उठता है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां, क्या सरकार हमसे क्या छुपाना चाह रही है, गवर्नमेंट हमसे क्या छुपाना चाह रही है। कुछ ऐसे मामले होते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमसे नहीं बताती या पब्लिक को नहीं बताती है। ये बहुत गलत चीज भी है। ये इस प्रकार के यहाँ पर पहाड़ है, या फूलों की घाटी, यहाँ पर रिप्ड घाटियां, यानी कि ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी का जो बहाव होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तेज ढलान वाली सुरंगों के गुजरने वाले पानी की ताकत बिजली उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। यहाँ पर 520 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया। यहाँ पर 520 मेगावाट का 130 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई। 130 × 4 यूनिट करेंगे तो 520 मेगावाट की यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया, एनटीपीसी के द्वारा लगाया गया। जब भी हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तो प्राकृतिक कारण के साथ साथ हम मानव निर्मित कारण पढ़ते हैं, तो उसके अंदर डैम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी हम लोग डैम के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर पहाड़ों के अंदर जब डैम बनाते हैं तो डैम के अंदर क्या होता है, पानी का जो दबाव है उस वजह से वहां के पहाड़ भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वो दबाव की वजह से घरों के अंदर जो पानी अभी निकल रहा है, कहा जाता है कि इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से इन घरों के अंदर पानी निकल रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ स्थितियां और भी है जो आपको मैं बता रहा हूं अभी। इससे पहले 1991 के अंदर यहाँ पर उत्तरकाशी भूकंप आया था। 1991 के अंदर यहाँ पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसके अंदर लगभग 768 लोगों की मौत हो गई थी, हजारों घर तबाह हो गए थे। ये तब उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और 1998 के अंदर भी यहाँ पर माल्टा में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, पिथौरागढ़ के अंदर, वहां पर भी उस समय भी 255 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद में 1999 में चमोली जिले के अंदर यहाँ पर भूकंप की तीव्रता 6.8 थी, और यहाँ पर भी उस समय भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। और 2013 के अंदर भारी बारिश हुई थी केदारनाथ के अंदर, और उस समय भी यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हजारों लोग लापता तक हो गए थे, मिले ही नहीं, आज तक नहीं मिले। इसके बारे में साथियों आपको ध्यान में रखना है। 1976 के अंदर मिश्रा रिपोर्ट आई थी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई यहाँ पर एक इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर भारी कंस्ट्रक्शन के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन सारी बातों को दरकिनार किया गया, और यहाँ पर आज सबके सामने परिणाम क्या है वो हमारे सबके सामने है। यहाँ पर देखिए, ये भारी सुरंगें बनाई जा रही है। अब ये सुरंगें बनाई जा रही है, 16 किलोमीटर की ये सुरंग है। अब इन सुरंग को पत्थरों को तोड़ने के लिए यहाँ पर टीएमटी मशीन की जगह पर यहाँ पर क्या गया, विस्फोट किया जा रहा है। विस्फोट की वजह से ये पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। पहाड़ कमजोर होने की वजह से यहाँ पर भूमि का जो धसाव है वो भी हो रहा है, और घरों के अंदर दरारें भी बन गई है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये कमजोर पहाड़ है, नवीनतम पहाड़ों के अंदर आने वाला पहाड़ है ये, इस वजह से यहाँ पर घरों के अंदर दरारें भी आ रही है।
ये इस प्रकार की जो दरारें हैं ये बहुत डराने वाली दरारें हैं। ये 2021 के अंदर इसकी हालत ये हो गई थी, ये जो डैम है विष्णुप्रयाग वाला, ये बारिश के बाद में इस प्रकार से टूट चुका था पूरी तरीके से। ये स्वामी अविमुक्तेश्वर सोमनानंद शंकराचार्य जोशीपीठ के जो शंकराचार्य है वो है, उनका कहना है कि हिमालय योजनाबद्ध तरीके से विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। क्या कह रहे हैं ये लोग? इनका कहना है कि जो हिमालय के अंदर जो विकास के नाम पर यहाँ पर बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, के अंदर जोशीमठ के हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। उन्हें ये जमीन धंसने का वजह से बद्रीनाथ मंदिर और यहाँ के ज्योतिपीठ खतरे में पड़ गए हैं। सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर लोगों को प्रति परिवार को 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, यानी कि 1.5 लाख रुपए के अंदर क्या होगा, आप एक घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गए हो और 1.5 लाख रुपए के अंदर कुछ नहीं होता है साथियों। सरकार को यहाँ पे बड़ा कदम भी उठाना चाहिए। आई होप सरकार वहां पे उठाएगी। ये है तपोवन विष्णुप्रयाग एनटीपीसी का यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो पन बिजली उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। इसलिए दोनों चीजों को कवर करके बैलेंस करके हमें कुछ काम करना पड़ेगा, मिडवल कोई चीज भी करनी पड़ेगी। इस समय बिगड़ते हालातों की वजह से यहाँ पर तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और यहाँ पर जो हेलांग बाईपास रोड का जो कार्य है, यानी कि 4 मठों को जोड़ने वाले जो रोड प्रोजेक्ट है उसको भी हाल फिलहाल में यहाँ पर रोक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एनटीपीसी का ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन को लेकर यहाँ पर चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा जो सुरंग बनाई जा रही है, यहाँ पर उनके द्वारा जो विस्फोट किए जा रहे थे, इनके द्वारा भी यहाँ पर जो पहाड़ों के यहाँ कमजोर होने की जो स्थिति है वो बनी हुई थी। इस तमाम प्रोजेक्ट से आप क्या सीखे, ये आपको बताना है साथियों। हमें भी क्या करना चाहिए ये भी बात है। हिमालय में पैराग्लेशियर जोन के अंदर आने वाला है जोशीमठ है। हिमालय बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। वैज्ञानिक धौलीगंगा अलकनंदा की नदियों की वजह से ये पहाड़ कमजोर हुए। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का यानी कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर जो अलकनंदा धौलीगंगा का जो तेज बहाव है, इस वजह से यहाँ पर पहाड़ों के कटाव हुए। पहाड़ों के कटाव की वजह से यहाँ पर पहाड़ भी कमजोर हुए। इस वजह से भी यहाँ पर जमीन धस रही है। जब भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्राकृतिक साथ साथ मानव निर्मित कारण भी पढ़ते हैं, और मानव निर्मित के अंदर भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तो डैम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बांधों के बारे में पढ़ते हैं। जो विष्णुप्रयाग हो चाहे ऋषि पावर प्रोजेक्ट हो, ये यहाँ पर चल रहे हैं फिलहाल। ये कारण के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तपोवन जो विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से भी यहाँ पर भूकंप और जमीन का धसाव हो रहा है। इसके अलावा जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, मानव निर्मित कारण है ये सब। ठीक है, सुरंग का निर्माण मानव निर्मित कारण हो गया। अलकनंदा का तेज बहाव ये एक प्राकृतिक कारण कह सकते हैं इसको। क्षमता से अधिक यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। इको सेंसिटिव जो है क्षमता से अधिक यहाँ पर इको कार्य नहीं होने चाहिए, लेकिन वो ऐसे हो रहे हैं। यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा सीवर सिस्टम है, जो जोशीमठ का जो सीवर सिस्टम है वो भी यहाँ का बिल्कुल ढंग का नहीं है। इनको सीवर सिस्टम को भी यहाँ पे सुधारना चाहिए। लगातार जंगलों के कटने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जंगलों के भी काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भूस्खलन की जो समस्या है वो भी बढ़ गई है। इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर पहाड़ों पर विस्फोट कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सड़क परियोजना हो, 4 धामों की जोड़ने वाली हो, है तो इनकी वजह से भी यहाँ पर भूस्खलन की जो समस्या है वो भी बढ़ी है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़ी सुरंगों का निर्माण हो, ये सारी चीजें इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के अंदर डालने की वजह से ये जगह खतरे में पड़ गई है। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।